कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए किसान भाई बहनों, आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के पशुपालकों के लिए चलेगा दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम। BAU में हुआ इंटरफेस मीट का आयोजन। लीची के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद शाही। अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा की ओर से जिले के पशुपालकों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस योजना से लाभ उठाने के इच्छुक पशुपालक आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से अनुशंसा करवाकर जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बीते दिनों BAU कांके स्थित कृषक भवन में पशुपालन और डेयरी डेवलपमेंट से जुड़े अधिकारियों के लिए इंटरफेस मीट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम BAU और IVRI के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इसमें BAU के ADR डॉक्टर DK सिंह द्रोण ने कहा कि झारखंड में पशुओं में लगातार बढ़ रही मृत्यु दर पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। पशुओं का नियमित टीकाकरण किया जाए तो निश्चित रूप से मृत्यु दर में कमी आएगी। IVRI के डॉक्टर BP सिंह ने कहा कि प्रोबायोटिक तकनीक से बछड़ों में होने वाला डायरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री विधि से धान की खेती करना कई मायनों में फायदेमंद है। इसमें कम बीज और कम पानी की जरूरत होती है, साथ ही रोग और कीट लगने का खतरा भी कम होता है। श्री विधि में किसान भाई जो हमारा मुख्य फायदे हैं, इसमें जैसा कि बताया कि जो विभिन्न तरीकों का समायोजन होता है, तो इसमें कम से कम उत्पादों का, कम से कम उपादानों का हम व्यवहार करके अधिक से अधिक प्राप्त हैं। इसके लिए सबसे फायदा किसान भाई जो हम 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और महंगी जो हम इनपुट यूज करते हैं उसमें बीज की मात्रा है, जो बीज की बचत होती है। दूसरा फ़ायदा, हम खेत में बिल्कुल नमी बनाकर रखते हैं, पानी का जल जमाव नहीं होने देते हैं। इसलिए किसान भाई इसमें हमारा 40 से 50% तक पानी की बचत होता है, जिसमें हम कम से कम पानी में भी श्री विधि धान से खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई इस विधि से संपूर्ण खेती करते हैं किसी फसल में पारंपरिक विधि से, तो बिल्कुल 30 से 35% या कभी कभी इससे ज़्यादा भी उपज वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप लीची का फल बाग लगाना चाहते हैं तो पौधा लगाने का काम अगस्त तक पूरा कर लें। लीची के बेहतर उत्पादन के लिए देसी, अर्ली बेदाना, शाही, स्वर्ण रूपा, पूर्वी या चाइना नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। लीची के उन्नत प्रभेदों में देसी और अर्ली बेदाना मई के प्रथम पक्ष में पकने वाले प्रभेद हैं, जबकि शाही और स्वर्ण रूपा मई के दूसरे पक्ष में पकने वाले प्रभेद हैं। पूर्वी और चाइना वैसे प्रभेद हैं जिनके पकने का समय मई के अंत से लेकर जून तक रहता है। किसान भाई इन उन्नत प्रभेदों वाले लीची की खेती से प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 75 से 80 हजार रुपए का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। वर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने में काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है, जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाया जाता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। हमारा जब बिचड़े तैयार हो जाते हैं, तब फिर हम जब उसे खेत में लगाने जाते हैं तो उसके पहले हम क्लोरपाइरिफॉस नाम की दवा आती है, उसका 25 मिलीलीटर 25 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें धान के बिचड़े के जड़ को डुबो देते हैं। उसे डुबाने और उसमें साथ ही साथ 1% यूरिया भी डाल देते हैं और उसे 1 घंटे डुबो कर रखने के बाद उसे हम खेतों में लगाते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,400 रुपए से 2,500 रुपए, चावल मध्यम 2,600 रुपए से 2,700 रुपए, चावल उत्तम 3,600 रुपए से 3,700 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 5,800 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 3,900 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, आलू 1,600 रुपए से 1,800 रुपए और प्याज 1,700 रुपए से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन आपसे अनुमति लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, है ना? तो जानकारी का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हम सब के सामने होती है, किसान भाइयों के सामने भी होती है। लेकिन किसान भाइयों को अपने स्वास्थ्य की तो चिंता होती ही है, साथ साथ उनके पशुओं के स्वास्थ्य की भी चिंता होती है। बरसात के मौसम में ऐसे भी बीमारियों का प्रकोप है वो बढ़ जाता है और ऐसे में हमारे पशु भी बीमार पड़ सकते हैं। तो आज हम किसान भाइयों को यही जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर बरसात का मौसम हो तो अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, उन्हें अगर किसी तरह का रोग लग जाता है तो उससे उनका बचाव कैसे करें। इन तमाम बातों की जानकारी आज हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कुमार जी के पास। आज हम विरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर कौशल कुमार, जो कि पशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो हमें बताएंगे कि बदलते मौसम में खासकर दुधारू पशुओं में कौन कौन सी जो है बीमारियां हो जाती हैं, उसका निदान किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो हम आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि अगर बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसे पशुओं में खासकर दुधारू पशुओं में बीमारियां लग जाती हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी।
बदलते मौसम में बारिश के तुरंत बाद अगर तेज़ी से धूप आती है जिससे स्कॉचिंग हीट हो जाती है, हाँ जी, तो सभी लोग, सभी पशु और हम लोग भी एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। जो दुधारू पशुएं होते हैं उनके दूध का प्रोडक्शन में कमी हो जाता है और कुछ खास बीमारियां हैं जो किसी खास ऋतुओं में ही होती है, उनके होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसी मुख्य बीमारियां जो हैं दुधारू पशु में खासकर होती हैं, वो हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे, वो बताएं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हैं जी, जो ऋतुओं में, विशेष ऋतुओं में होती हैं, लेकिन बारिश के तुरंत बाद जो बीमारियां होती हैं उनमें प्रमुखतः लंगड़ा रोग और गला घोटू रोग है। मुख्यतः बच्चों में या बछड़ों में होती है। उसकी प्रिवेलेंस 6 महीने से 2 साल के बछड़ों में ज़्यादातर होती है, या जो हीफर होते हैं या जो यंग एज के कैटल्स होते हैं उसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे उसको चलने में परेशानी होती है। उनके ये मुख्य लक्षण है, हाई फीवर से वो सफ़र करता है एनिमल, और उनको चलने में परेशानी होती है और दूध में जो उत्पादकता है वो विशेष रूप से ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाती है। दूसरी बीमारी जो मैंने आपको बताई वो है हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गला घोटू। जैसा कि नाम से ही सर्वविदित है कि जो एनिमल गला घोटू रोग से सफ़र कर रहा होता है उसको गले के पास एक सूजन होती है और घर घर की आवाज़ होती है, और ये रोग बड़ा ही एक्यूट है। इसमें बीमारी के इलाज का समय बहुत कम मिल पाता है चिकित्सकों को, और किसान भाई भी बहुत कम समझ पाते हैं कि हमारा जो जानवर है वो जल्दी बीमार क्यों पड़ गया, और इससे पहले कि चिकित्सा शुरू हो जानवर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में किसान भाइयों को तन और धन दोनों की ही काफ़ी परेशानी होती है, दोनों का ही ह्रास होता है। ऐसे में उनको चाहिए कि इस खास ऋतु से पहले ही कुछ सावधानियां बरतें, जिसकी वजह से पशुओं की उत्पादकता और उनके व्यवसाय पर विपरीत असर ना पड़े। जी, तो वो कौन कौन से ऐसे सुरक्षा है वो करेंगे जिससे कि उनके जो है पशुओं को बीमारी ना लगे, उसके बारे में बताएं। देखिए किसान भाई, एक कहावत है हमारे गांव में जो सर्वविदित है कि इलाज से बेहतर उपाय। यहाँ पे अगर हम लोग पशुओं का ससमय टीकाकरण कर देते हैं तो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाती है, उत्तम हो जाती है, जिसकी वजह से पशु एडवर्स कंडीशन में भी, विपरीत ऋतुओं में भी अपनी उत्पादक क्षमता बनाए रखने में सक्षम होती है। इसमें पशु चिकित्सकों का सलाह लेना चाहिए और किसान भाइयों को चाहिए कि वो जागरूक रहें कि आसपास में कहाँ शिविर लग रहा है, टीकाकरण शिविर कहाँ लग रहा है। अगर नहीं भी लग रहा है तो पशु चिकित्सक से, नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण मुख्यतः इस ऋतु में बारिश के बाद तुरंत जो होने वाली बीमारियां हैं, लंगड़ा, बुखार और गला घोटू, उनके लिए करवाया जाता है, और ये वर्ष में एक ही बार होता है। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि रख रखाव और खान पान जिसको कहते हैं, वो आहार की बात कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी होती है, खासकर अभी के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस मौसम में अगर हमारे किसान भाई आहार की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो आहार दे ताकि उनका जो स्वास्थ्य वो सही रहेगा और वो अधिक से अधिक जो है दूध को उत्पादन कर सकेंगे। उनके आहार में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स सप्लीमेंट करने चाहिए, और उनको उनके खाने में हरी घास और कंसंट्रेट राशन की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उनको एक बैलेंस्ड राशन मिलना चाहिए जो उनके प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सक्षम होती है। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, वो ये कि पशुओं का टीकाकरण करते समय ये बात किसान भाई हमेशा याद रखें कि आपके पशु स्वस्थ हों, कि सब कभी भी बीमार पशुओं का टीकाकरण के लिए आप अपने पशुओं को आगे ना ले जाएं। वैसे में होता क्या है, अगर आप बीमार पशुओं का टीकाकरण के लिए ले जाते हैं तो पशु पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम होती है, और वैसे में टीकाकरण कराने से वो और बीमार हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो टीका पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो पाता है पशु का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो आप यह एहतियात बरतें
कि पशु को टीकाकरण करने से पहले अपने ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा पशु कोई डायरिया से तो सफ़र नहीं कर रहा है, कोई बुखार से तो सफ़र नहीं कर रहा है। ऐसा है तो कुछ समय के लिए टीकाकरण को टाल दिया जाए। जी, अब हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि, और हमारे किसान भाई भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस समय पर उनको टीकाकरण करें, क्योंकि हमेशा टीकाकरण तो वो नहीं कर सकते हैं। एक समय होता है, निर्धारित समय होता है, तो किस समय वो टीकाकरण करें उसके बारे में बताएं। ये जो 2 प्रमुख बीमारियां का नाम हमने लिया है आपके सामने, लंगड़ा बुखार और गला घोटू बीमारी, उसकी टीकाकरण वर्षा ऋतु के ठीक पहले यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में करवा लेना चाहिए। ये एक बार टीकाकरण कराने से ये साल भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रहती है। इसी समय आप किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से या कोई जिला पशु पदाधिकारी से संपर्क करके उचित टीका का सलाह लें और अपने पशुओं का समय टीकाकरण करवाएं। तो किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर दुधारू पशु की अगर आप देख रेख कर रहे हैं तो उन्हें किन किन तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और उसका निदान आप किस प्रकार से करेंगे, और अपने पशु को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को मिला कौशल जी के द्वारा, बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को मिला कौशल जी के द्वारा। तो अगली जानकारी के पहले हम एक छोटा सा संदेश दिखा दें। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं किसान भाइयों एक छोटा सा संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। किसान भाई बहनों, आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बुधना भाई। कैसे हैं बुधना? क्या बुधना, क्या हाल चाल? ठीक है। अरे धान का खेती कैसा चल रहा तुम्हारा? एकदम टनाटन चल रहा है दादा। खाद डाल रहे हो कि नहीं, कि खाली ऐसे टनाटन चल रहा है? पूछने आए हैं दादा कि धान का खेती जो किए है ना, उसमें प्रबंधन कैसे करेंगे दादा? उर्वरक प्रबंधन कैसे करेंगे? हाँ दादा। तो उसका भी नियम है। कैसे? खेती बाड़ी बढ़िया से करोगे तब ना बढ़िया उपजेगा। तो अब देखो, तुम धान का खेती किया है। हाँ। निचला जमीन में भी किया है, मध्यम जमीन में भी किया है, और ऊपरी जमीन में भी किया है। हाँ। किया है ना? हाँ। अब तीनों में हम उर्वरक प्रबंधन कैसे करेंगे, इस बात का जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होना चाहिए। बिल्कुल, और जानकारी इस विषय पर दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर जी। फटाफट जानकारी ले लेते हैं। आज हम आए हुए हैं केवी के पेटरवार में और जानेंगे कि ऊपरी ज़मीन, निचली ज़मीन और मध्यम ज़मीन में उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SK झा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि हमारे किसान भाई जो धान लगाने जा रहे हैं अभी, तो उनके पास 3 तरह की ज़मीन होती है। एक होती है उचली, एक होती है मध्यम और एक होती है निचली। इन तीनों में उर्वरकों का प्रबंधन वो कैसे करेंगे? किसान भाइयों, धान झारखंड में 3 तरह की ज़मीन में लगती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टार ज़मीन है उसमें किसान भाई सीधी बुआई करते हैं। तो जो धान की सीधी बुआई कर रहे हैं उसमें उर्वरक की मात्रा जो है 40 kg नेत्रजन, 20 kg स्फुर और 20 kg पोटास। स्फुर तथा पोटास की पूरी मात्रा एवं नेत्रजन की आधी मात्रा रोपाई के समय में, जब हम बीज डालते हैं उस समय में डालते हैं, और बाकी बचे नेत्रजन की मात्रा हम जब रोपाई की 1 महीने के बाद, जब हम निकाई गुड़ाई कर लेते हैं खेत में, उसके बाद डालनी चाहिए। इसके बाद जो मध्यम ज़मीन है, मीडियम लैंड जिसको कहते हैं, 2, 3 और टार 3 की ज़मीनें, जिसमें हम किसान भाई मुख्यतः रोपा धान करते हैं, उन ज़मीनों में किसान भाइयों को अगर हाई यील्डिंग वैरायटी है तो 80 kg नेत्रजन, 40 kg स्फुर और 20 kg पोटास डालनी चाहिए। नेत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा जब हम कदवा कर रहे हैं खेत का, उसी समय डाल देनी चाहिए। और बाकी बची नेत्रजन की जो मात्रा है
उसका 25%, उसका आधा मतलब 25%, टोटल का 25% रोपाई के 1 महीने के बाद और बाकी रोपाई के 50 दिन के बाद बाकी 25% डालनी चाहिए। मध्यम ज़मीन में किसान भाई अगर हाइब्रिड धान लगा रहे हैं या निचली ज़मीन में भी हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो उर्वरक प्रबंधन बदल जाता है। हाइब्रिड धान के लिए उपज ज़्यादा है, इसीलिए उर्वरक की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। अगर हाइब्रिड धान की खेती कर रहे हैं किसान भाई तो नेत्रजन 175 kg, स्फुर 75 kg और पोटास 90 kg देनी चाहिए। और इसमें पोटास की आधी मात्रा, स्फुर की पूरी मात्रा और नेत्रजन की आधी मात्रा रोपाई के समय में डालते हैं। रोपाई के 1 महीने के बाद बाकी बची जो नेत्रजन की मात्रा है उसकी आधी मतलब 25% 1 महीने के बाद, और बाकी जो 25% बची है उसको रोपाई के 50 से 55 दिन के बाद डालते हैं। और पोटास की भी आधी मात्रा, पोटास की जो हम 90 kg पोटास दे रहे हैं उसकी आधी मात्रा हम रोपाई के 50 से 55 दिन बाद डालते हैं। ये हुई हाइब्रिड धान की खेती के लिए। निचली ज़मीन में किसान भाई अगर खेती कर रहे हैं धान की, तो जो लोग अभी रोपाई कर रहे होंगे तो उसमें 120 kg नेत्रजन, 60 kg स्फुर और 40 kg पोटाश डालनी चाहिए। तो नेत्रजन की, इसमें भी नेत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर की और पोटाश की पूरी मात्रा हम कदवा करने के समय में, खेत में जब कदवा कर रहे हैं उसी समय में डालनी चाहिए। और बाकी बची जो नेत्रजन की मात्रा है उसे 2 बराबर भागों में रोपाई के 1 महीने के बाद और रोपाई से 55 से 60 दिन के बाद डालते हैं। इसमें धान की खेती में मुख्यतः उर्वरक प्रबंधन में ध्यान देना होता है नेत्रजन प्रबंधन के बारे में। अगर खेत में पानी लगी रहती है और हम जो नेत्रजन डालते हैं मुख्यतः यूरिया के रूप में डालते हैं और यूरिया पानी में घुलनशील है, तो घुलनशील होने के चलते यूरिया का लॉस बहुत होता है। इसीलिए हम यूरिया की मात्रा जो है वो 3 बराबर भागों में या 3 से 4 बराबर बांट करके डालते हैं कि लॉस कम हो जाए। लॉस को कम करने के लिए दूसरा उपाय है कि जब हम कदवा कर रहे हैं खेत में तो यूरिया के साथ में हम नीम का केक या करंज का केक मिला दें और तब खेत में कदवा करने के टाइम में डालें और पानी थोड़ा कम रखें। जब भी यूरिया डालें तो पानी हटा करके खेत से पानी निकाल के डालें और ताकि कादों में खेत में यूरिया चला जाए। इसके अलावा कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आए हैं जैसे नीम कोटेड यूरिया, करंज को लैक कोटेड यूरिया, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स कुछ हैं यूरिया के। अगर किसान भाई उसका इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया का जो लॉस होता है नाइट्रोजन का वो कम हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो अभी झारखंड में खेती करने जा रहे धान की, तो बारिश कम हुई और अचानक से बारिश हो रही है, वैसे में ऊंची ज़मीन जो है उनकी, जो जिसको हम लोग टाड़ ज़मीन कहते हैं, उसमें अगर धान लगाना चाहते हैं तो कौन सा हाइब्रिड बीज अभी के समय के लिए प्रयोग? अभी जो किसान भाई देर से रोपाई कर रहे हैं अपनी निचली ज़मीन, मध्यम ज़मीन में, जिनका बिचड़ा का उम्र ज़्यादा हो गया है, बिचड़ा उनका 45 दिन 50 दिन का हो चुका है, अभी अगस्त के महीने में रोपाई कर रहे हैं, तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि जब बिचड़ा का उम्र ज़्यादा हो गया है और हम लेट से रोपाई कर रहे हैं तो हमें नेत्रजन उर्वरक जो व्यवहार करेंगे उसकी मात्रा 25 से 30% घटा देंगे। मतलब हम जहाँ 120 kg दे रहे थे उसका 25 से 30% हम कम कर देंगे। मतलब 30 kg यूरिया, 30 kg नाइट्रोजन कम करेंगे, मतलब 60-65 kg यूरिया कम कर देंगे, ताकि और स्पीड भी हम 2 ही बार में देंगे, एक कदवा करने के टाइम में, दूसरा हम रोपने के 30 से 35 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा धान के खेत में एक बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, नील हरित शैवाल। धान के खेत में अगर आप रोपा कर चुके हैं तो कदवा रोपा करने के 15 से 20 दिनों के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लू ग्रीन अलगी पैकेट में आता है और ये 1 हेक्टेयर में 10 kg लगता है। तो इसे आप खेत को जब इसको डालना हो तो आप खेत को बंद कर देंगे, पानी निकलने नहीं देंगे और रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद पैकेट फाड़ के इसको जब पानी स्थिर है उस पर छींट देना है। छींटने के बाद आप देखेंगे कि पानी के ऊपर एक हरे रंग का शैवाल का परत बच जाएगी और उसमें जो शैवाल जो है हवा का नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में। इससे जो धान के पौधे को भी मिलती है नाइट्रोजन और आने वाले फसल जो अगर हम उसके बाद जो भी फसल लगाते हैं उसको भी फायदा होता है। इससे 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में जमा होती है। अतः इससे नाइट्रोजन उर्वरक का बचत होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया हमारे किसान भाइयों को कि नील हरित शैवाल जो डालेंगे, तो ये डालने के लिए तो आपने बताया कि भुरभुरा होता है, पाउडर टाइप का रहता है, तो डालने के बाद जो लेयर बन जाती है तो उस लेयर का उपयोग हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? फिर बाद उसका उपयोग नहीं करना है, जो अपने आप मिट्टी पानी के ऊपर में लेयर बन जाता है, वही जो एक शैवाल जो ऊपर में बढ़ जाता है, वही शैवाल जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के वहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करता है और वो
धान की फसल को भी मिलता है और आने वाली फसल को भी उससे फ़ायदा होता है। अगर एक ज़मीन में हम 2-3 साल इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद मिट्टी में हर साल अपने आप उसमें निर्धारित शैवाल, जब भी हम पानी डालेंगे, खेत की खेती करेंगे तो अपने आप उसमें आने लगेगा। अतः हम एक खेत में अगर 2-3 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो अपने आप निर्धारित शैवाल उस खेत में बराबर बनने लगेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि अगर सही और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रबंधन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा धान आपकी उपज होगी और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। तो देखा, देख लिए जुन। हाँ, और तुम्हारे साथ साथ हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको भी पता चल गया कि किस तरह से हम उर्वरक का प्रबंधन करें अपने खेतों के अनुसार। तो कुछ और जानकारी हमारे पास है और इसके लिए हमें चलना होगा IMD पुणे। तो चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही 10 मिलीलीटर वर्षा भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में लगाए गए विभिन्न फसलों में अगर खरपतवार की समस्या हो तो उसे अविलंब खेत से निकाल दें। मूंगफली फसल में फूल निकल रहे हों तो किसान खेत में प्रवेश न करें, वरना फूल झड़ने लगेंगे। मकई फसल में भुट्टा में दाना लगना शुरू हो गया हो तो खेत में खंभा गाड़कर चमकीले तार बांध दें। इस तार को देखकर चिड़ियां और अन्य पक्षी दूर भागते हैं। तो किसान भाई बहनों, हमारी जिम्मेदारी हम पूरा करते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप निभाइए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में बिल्कुल जुड़े रहिए। अगर आपको अपने खेतों को हरा भरा रखना है तो जाते जाते और हम ये भी कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि किसान भाइयों, आपका जो खत आता है हमें, उस खत को देखकर पढ़कर हमें ये जानकारी मिलती है कि आपके सामने क्या समस्या है और हम किस विषय को लेकर के आपके सामने आए। साथ ही आपको समाधान भी हमें लिखते हैं, उससे हमें ये जानकारी मिलती है, मदद मिलती है कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को और अच्छा कर सकते हैं और किसान भाइयों को क्या ज़रूरत है, हमारे कार्यक्रम में उन्हें क्या चाहिए। यानी कि गंद्रू भाई का कहना है कि खत लिखना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट कागज कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। तो हमारा पता है किसान भाइयों, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।